मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड एमडी अभय अग्रवाल। गुड मॉर्निंग अभय जी। बाजार तो देखे कंसोलिडेशन में ही है, 9 से 10 दिन तक जो है कुछ न्यूज़ फ्लोज ही नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे अर्निंग सीजन पे भी फोकस आ रहा है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि बाजार क्या लगता है आपको, कंसोलिडेशन और रहने वाला है? क्योंकि देखिए अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं आया है यूएस से टैरिफ को लेके। अब क्या होगा इंडिया का ट्रेड डील, क्या एक्सपेक्टेशंस आ रही है बाजार में, ज़रा बताएं। कंसोलिडेशन रहेगा या कुछ और मूवमेंट आएगा? अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगी अब। जी शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, दो नजरिए से मार्केट को देखते हैं, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। तो जो फ्लोज हैं जो हम देख रहे हैं वो स्ट्रांग है अभी भी। बोथ एफपीआईज का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं एफपीआईज में, वो अभी भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लोज भी जो हमने देखा एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, वो भी काफी स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है। तो टेक्निकली देखें तो मार्केट में पैसा आ रहा है। एट द सेम टाइम फंडामेंटली जो मार्केट है अभी थोड़ा पॉज में इसलिए है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि इस अर्निंग सीजन जो अभी स्टार्ट हुआ है कल से, उसको 2 हफ्ते तक और देखें कि किस तरह के ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अर्निंग्स पॉजिटिव है, कमेंट्री भी पॉजिटिव है, या जहां पे थोड़े प्रॉब्लम एरियाज हैं। क्योंकि शरद, ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवर द लास्ट मंथ एंड हाफ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी रादर देन जंपिंग इनटू द गन, आई थिंक कैश है जिन इन्वेस्टर्स फंड्स के पास भी, वो अभी यही वेट कर रहे हैं कि अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टैरिफ डील बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो इस समय बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, क्योंकि व्यू यही है कि वो देर सबेर हो ही जाएगी। सो उसके लिए टाइमिंग का इशू है, पर अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस है। स्पेशली जो मैक्रो ट्रेंड्स एमर्ज होंगे, सेक्टोरल ट्रेंड्स एमर्ज होंगे शरद, तो आई थिंक थोड़ा 2 हफ्ते मुझे लगता है ये वेट एंड वॉच मोड रहेगा। ठीक है, 2 हफ्ते वेट एंड वॉच का मोड रहेगा। अभय सर, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूं। सर, अब एक हाफ तो बीत गया इस साल का, एक छमाही बीत गई, अब 6 महीने का समय और बचा हुआ है। क्या मिड ऑफ द ईयर कोई पोर्टफोलियो में आप चर्निंग करने की सलाह देंगे? कोई ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लगता है कि वेटेज बढ़ाने की जरूरत है और जहां पर ट्रिम करने की आवश्यकता आपको लग रही हो, आप सजेस्ट करेंगे? ये देखिए, ट्रिम से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अभिषेक। जो पहले भी हम काफी समय से बात कर रहे हैं, एक हमारा बहुत बड़ा अंडरवेट सेक्टर रहा है, वो है आईटी सर्विसेज का। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्पेशली लार्ज कंपनी जो है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो उनके लिए अगला साल, 1.5 साल, 2 साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है ग्रोथ के लिए। क्योंकि दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी, एक तो बजट्स कट हो रहे हैं लार्ज कस्टमर्स के, दूसरा जो न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है जो मार्जिन प्रोटेक्ट करता है, बिजनेस को ड्राइव करता है, वो भी बहुत स्लो है। तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है आईटी सर्विसेज का, लार्ज कैप आईटी सर्विसेज का, जहां पे इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए, डेफिनेटली ओवरवेट नहीं रहना चाहिए, और अगर होल्डिंग है तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट रिटर्न नहीं करनी चाहिए अगले साल भर के लिए। जहां पे हमारा फोकस है वो है ऐसी कंपनीज पे जो कि इनोवेशन पे फोकस्ड हैं, क्योंकि हमें लगता है कि काफी सेक्टर्स इंडिया में अभी भी नए एमर्ज हो रहे हैं। और एक सेक्टर है जैसे ईएमएस की हम बात करते हैं, मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है पर हमारे पोर्टफोलियो में ये कंपनीज काफी समय से हैं, जैसे सिरमा, एसजीएस, केन्स, एम्बर, डिक्सन। तो मुझे लगता है ये जो कंपनीज हैं काफी इनोवेटिव कंपनीज बन गई हैं, और ये काफी वैल्यू ड्राइव करेंगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इनको पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को एट द सेम टाइम इन कंपनीज को करंट मल्टीपल्स पे नहीं जज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ये हाइपर ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यूएशन हमेशा थोड़ी ज्यादा दिखेगी। पर यही जो कंपनीज हैं यही हैं जो 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे हैं अभी, और यहां से 5 से 10 टाइम की हो सकती हैं अगले 5 से 10 साल में। तो ये एक स्पेस है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को बहुत बेट लेनी चाहिए इनमें, अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनानी है। और दूसरा है जो स्पेस, वो है फार्मा में काफी अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है काफी कंपनीज हैं जिन्होंने बैलेंस शीट अपनी स्ट्रॉन्ग करी है, और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को यूज करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस किया है। सीडीएमओ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जेनरिक एक्सपोर्टर्स हैं, काफी अच्छी पाइपलाइन है कंपनीज की। तो फार्मा में जो इनोवेटर कंपनीज हैं और
प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। आई थिंक ये यही स्पेस है जहां पे मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। जी बिल्कुल। फार्मा स्पेस पे जो है ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट का भी थीम है और थोड़ी देर पहले आईटी सेगमेंट में भी जो है पोजीशन स्ट्रीम हुए हैं। इन सेक्टर्स के अलावा देखिए एफएमसीजी में जो है अबे सर पिकअप एक अच्छा आया है 3-4 ट्रेडिंग सेशन से भी, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलिए एक बेनिफिट भी आता है, जैसे कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आने वाला है। आईटी में जो एग्जेम्पशंस आए वो भी प्ले आउट होता है, पर ऑफकोर्स लैग के साथ होता है। तो एफएमसीजी और एक कंजम्पशन स्पेस दोनों को ही हम क्लब कर देते हैं, इसमें डिस्क्रिशनरी भी रखते हैं, एफएमसीजी भी रखते हैं। इस स्पेस से आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे जो है कौन से पॉकेट्स में जो है आपको लगता है कि वैल्यूएशंस ठीक है या ग्रोथ मोमेंटम ज़्यादा दिख रहा है? अभय सर देखिए शरद, ग्रोथ मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं तो जो क्लियर ग्रोथ मोमेंटम है वो है ई कॉमर्स के स्पेस में। नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। एट द सेम टाइम ये ट्रेडिशनल स्क्रीनर्स पे फिट नहीं होते हैं ये स्टॉक्स। शायद आपको भी मालूम है कि काफी इसमें स्टॉक्स ऐसे हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, पर प्रॉफिट पे उनका फोकस नहीं है, ग्रोथ पे फोकस्ड है, मार्केट शेयर पे फोकस है। तो ये ट्रेडिशनल ट्रेनर्स पे ये स्टॉक्स नहीं आएंगे, कंपनीज नहीं आएंगी। पर यही है वापस ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जिसको इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। और इसमें मैं एक कंपनी का उदाहरण लेता हूं शरद, जो हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में रिसेंटली ऐड करी है, और ये मेरा अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर कंपनी का नाम है कार्ट्रेड। और वो एक क्लासिक एग्जांपल है ऐसी कंपनी का जिसने पिछले 4-5 साल में मेहनत करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपना बनाया है मार्केट में, और प्रॉफिटेबल कंपनी है, कैश ऑन द बुक्स है, 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, 35 टाइम के करीब फॉरवर्ड ट्रेडिंग मल्टीपल है। तो मुझे लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बैक करने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बनिस्बत आप लार्ज कैप एमएनसी कंपनीज की तरफ चले जाएं जो अभी भी 50 से 60 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही हैं। ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पर मार्जिन और टॉप लाइन का एक्सपेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज नई एमर्ज होंगी, नई कैटेगरीज बनाएंगे, उसमें लीडरशिप लेंगे। तो वापस मेरा बायस शरद यंग एमर्जिंग कंपनीज की तरफ ज्यादा रहेगा, जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पर उनको बैक करने के लिए इन्वेस्टर्स को इमीडिएट मल्टीपल्स के ऊपर से ध्यान अपना हटाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनीज कितनी बड़ी बन सकती हैं। नहीं सर, आप इमर्जिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही एक इमर्जिंग सेक्टर रहा है ईएमएस का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का। और अगर हम पिछले 5 से 7 साल की बात करें तो कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें कि डिक्सन भी है, मल्टी बैगर साबित हुए हैं, और ये शेयर्स भी मल्टीपल में बढ़े हैं। 5-7 साल में करीब 5 से 10 गुने शेयर हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं। दूसरी चीज की सरकार की तरफ से अब तक जो सपोर्ट मिला शायद आगे वो सपोर्ट ना मिले, पीएलआई वगैरह के बेनिफिट्स, और थोड़ा सा ना मार्केट फ्रेगमेंटेड भी लग रहा है यहाँ से। क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही परफॉर्मेंस आती रहेगी या फिर वैल्यूएशन इज अ बिग चैलेंज नाउ? ये देखिए, इसमें अभिषेक, जो भी इन्वेस्टर्स ईएमएस कंपनीज को बैक कर रहे हैं उनको वैल्यूएशन मल्टीपल से ध्यान हटाना पड़ेगा। उनको ये मीट्रिक देखना पड़ेगा कि अगर इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 8, 10, 12 हजार करोड़ की है तो क्या वो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बन सकती है। अपॉर्चुनिटी स्पेस कितना बड़ा है जिसको वो कंपनी टारगेट कर रही है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में भी ये कंपनीज हैं। अगेन बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं केन्स का, जिसने जो इंडिया का पहला ओसैट प्लांट सेटअप कर रहा है गुजरात में विद गवर्नमेंट सब्सिडी। तो अभी हमारा सेमीकंडक्टर्स में जीरो प्रेजेंस है ना, हम पूरा इंपोर्ट होता है। $1.5 का, 100 रुपए का सेमीकंडक्टर भी इंपोर्ट होता है चाइना से। तो सेमीकंडक्टर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई ना कोई कंपनीज उसमें लीडरशिप स्पेस लेंगी, और उसमें ऑलरेडी केन्स ने एंट्री कर ली है। सिरमा एसजीएस, जो सिर्फ 12,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, उसने अनाउंस किया कि 1,800 करोड़ का पीसीबी का प्लांट लगाएंगे तेलंगाना में। पिछले हफ्ते उनका अनाउंसमेंट आया। एम्बर है जिसने एक पीसीबी कंपनी अक्वायर करी है रिसेंटली, कोरियन कंपनी। तो ये जो स्पेसेस हैं सेमीकंडक्टर का, डिफेंस का, स्पेस टेक का, ये अब सारे ईएमएस कंपनीज जो हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये सब प्ले कर रहे हैं इसमें। डिक्सन भी उसमें एक नाम है। और आपने देखा कि चाइना में जो एक शाओमी है, शाओमी ने एक फोन की कंपनी थी और अब वो ईवी गाड़ी बना के बेच रहे हैं जिसकी बुकिंग्स 10 गुना ज्यादा है। तो
ये जो आपके कोर कैपेबिलिटी है ईएमएस कंपनीज की इतनी ज्यादा है कि आपने अगर उसको क्रैक कर लिया एक बार तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में, इमर्जिंग सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। तो ईएमएस में मुझे लगता है कि यहां से भी 5-10 टाइम मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगी, पर इन्वेस्टर्स को पेशेंटली उन्हें होल्ड करना पड़ेगा और क्वार्टर बाय क्वार्टर अर्निंग्स ना देख के ये देखना पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इन कंपनीज का इनोवेशन और ग्रोथ की तरफ वो मीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत ही विस्तार से बारीकी से आपने सारे के सारे पॉइंट्स रखे और हमारे दर्शकों के जो कंसर्न्स थे या फिर उनके जो क्वेश्चंस थे दोनों के आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच सर, फिर से आपसे मुलाकात होगी। चलिए शो को तो यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्रेशर फिर से बढ़ गया है। शुरुआत में ऐसा लगा कि एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है बाजार, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों अब डे लो पर हैं और निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 56,800 के आसपास है। निफ्टी की बात करें फिर से 25,250 के आसपास, यानी कि जहां पर शुरुआत हुई थी वहीं के लेवल हम फिर से देख रहे हैं निफ्टी में और आधे % के आसपास की नरमी है। और ये नरमी की वजह ये है कि आईटी के अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और बड़े जो शेयर हैं जिसमें कि आप रिलायंस और भारती एयरटेल, ये दोनों के दोनों शेयर 1% से ज़्यादा कमजोरी पर आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। टॉप लूजर जो है आज निफ्टी से वो है M&M का शेयर, 2.25% नीचे है M&M। क्या रीज़न से पता नहीं अभी। M&M मतलब प्रॉफिट टेकिंग ही होगी, बाकी कोई ऐसा खास वजह तो सामने आई नहीं है। TCS विप्रो में 2% के आसपास की गिरावट है। जियो फाइनेंशियल का शेयर भी करीब 1.25% आपको कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। दो शेयर हैं निफ्टी में जहां पर हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा की गेंस हैं। एक तो है SBI लाइफ 1.5% ऊपर और HUL, इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है। रोहित जावा की जगह नई MD एंड CEO आई हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर ये 4.5% चढ़कर टॉप गेनर है। और हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में भी ना थोड़ी शिफ्टिंग हो रही है। करीब 1000 शेयर ऊपर इस वक्त आपको दिखेंगे और उसके मुकाबले करीब 1550 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो नतीजा अर्निंग सीजन की TCS ने थोड़ी सी सेंटिमेंटली नेगेटिव शुरुआत तो कर दी है और मार्केट में हम देख रहे हैं कि आज रेंज से निकलने की कोशिश हो रही है। क्या 25,200 का सपोर्ट बचेगा, ये तो आज दिन के दौरान ही पता लगेगा, लेकिन हाँ कमजोरी जरूर है। चलिए अगले शो के लिए हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या फोकस में रहेगा। मतलब बाजार दिन के निचले स्तरों पर भी शुक्रवार को आमतौर पे तो वीकेंड का तो थोड़ा बहुत अब देखते हैं। फीवर पे इम्पैक्ट आ गया है। फ्राइडे फीवर है बिल्कुल, और वायरल भी चल ही रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पे तमाम जो दर्शक हैं उनको मार्गदर्शन चाहिए होगा। ढेर सारे सवाल भी आ रहे हैं। उसके अलावा अभिषेक, हमारा जो सेगमेंट है डीप डाइव रिसर्च, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में जो हमने राय दी थी उनमें जिस तरह की राय थी वो सटीक बैठती हुई नजर आ रही है और आज उस पर भी हम खास चर्चा बस थोड़ी पड़ों में लेकर आएंगे। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए और सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपने सवाल भेजिए, सोशल मीडिया पे भेजिए, यूट्यूब पर भी भेजिए। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद यो स्टॉक लेकर आते हैं।